चलिए भाई करते हैं स्टार्ट है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी मुगल वंश को लेकर। और मुगल वंश की इससे पहले 2 क्लासें आपकी आ चुकी है, ये तीसरी क्लास है मुगल वंश की। मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में हम लोग दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत के लगभग 300 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। इसके अलावा प्राचीन भारत भी आपका लगभग समाप्ति की ओर है। उसमें आपका मौर्य और मौर्योत्तर काल समाप्त हो चुका है। गुप्त वंश उसमें स्टार्ट हो चुका है। उसमें भी गुप्त वंश और गुप्तोत्तर वंश के काल के आपके क्वेश्चन आने शुरू हो गए। यानी कि कुल मिलाकर आपका जो 28 जून को एग्जाम होगा उससे पहले पहले आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों ही आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए जी। तो आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 के आपकी सभी जानकारियां, इसके अलावा सभी वीडियोस आपको, इसके अलावा पीडीएफ के साथ सब चीजें प्राप्त हो रही हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पर भाई? संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। तो पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त करनी कहाँ से? संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से। तो पीडीएफ अगर आप लोगों को लेनी है तो संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, SANSAR संसार, वैसे यहाँ भी लिखा हुआ देखिए, और संसार अकेडमी। ठीक है, ACADEMY संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, पेपर 1 की भी और भाई पेपर 2 की भी। पेपर 1 में भी हम लगभग आपकी जो है सारी की सारी यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। केवल एक यूनिट उसमें अभी आपकी शेष बची है, वो बची है आपकी भाई डीआई वाली। ठीक है, डीआई वाली आपकी यूनिट उसमें शेष बची है, वो भी बहुत जल्द एग्जाम से पहले पहले, क्योंकि 25 जून से एग्जाम स्टार्ट है। 25 जून को आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। ठीक है जी, 25 जून से पेपर स्टार्ट होंगे आपके। तो 25 जून से पहले पहले आपका डीआई वाला भी पोर्शन आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए जी। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज का। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही दिया होगा और आंसर भी बहुत सारे बच्चों ने दे दिया होगा। मुगल काल में स्यूरगाल का तात्पर्य क्या था? स्यूरगाल किसको कहा जाता था मुगल वंश में? देखिए, मुगल काल में आपका स्यूरगाल जो थी, स्यूरगाल जिसको कहा गया स्यूरगाल, मुगल काल में स्यूरगाल एक प्रकार की भूमि हुआ करती थी। कैसी भूमि? ये होती थी भाई मदद ए मासा, मदद ए मास भूमि इसको कहा जाता था, मदद ए मास। तो एग्जाम में आ सकता है कभी आपके, मदद ए मास के नाम से किसको जाना जाता था? तो मदद ए मास भी इसको कहा जाता था, मदद ए मास कहा जाता था इसको। और ये जो भूमि हुआ करती थी ये कर मुक्त, यानी कि कुल मिलाकर कर मुक्त भूमि हुआ करती थी। कर मुक्त भूमि इसको कहा जा सकता है। ये कर मुक्त भूमि हुआ करती थी, यानी कुल मिलाकर इस पर आपको लगान देना नहीं होता था। तो लगान मुक्त भूमि इसको कहा जा सकता है, कर मुक्त भूमि इसको कहा जा सकता है। तो ये एक प्रकार की क्या थी भाई? कर मुक्त भूमि थी। ना तो सम्मानजनक पोशाक थी, ना ही कोई सिंचाई कर था, और ना सुरक्षित भूमि थी, बल्कि ये एक लगान मुक्त भूमि थी जो आपकी जो है धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को दी जाती थी। किनको दी जाती थी भाई? ये दी जाती थी धार्मिक व्यक्तियों को, जो धर्म से संबंधित व्यक्ति काम क्या करते थे। जैसे मान लो बच्चों को पढ़ाया करते थे मदरसों में, या फिर आपका जो मस्जिदों वगैरह में रहते थे लोग, तो ऐसे लोगों को ये भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा इस भूमि को अगर और बात करें, एक तो स्यूरगाल कहा जाता था, मदर ए मास भी कहा जाता था। इसके अलावा इस भूमि को मिल्क भूमि के नाम से भी जाना गया भाई। तो एग्जाम में आपको कभी मिल्क भूमि देखने को मिल जाए कि मिल्क भूमि किसे कहा जाता था, तो ये भी इसी भूमि को कहा जाता था। तो मिल्क भूमि भी इसको ही कहा जाता था। किसको भाई? ठीक है, स्यूरगाल जो भूमि होती थी इसी को मिल्क भूमि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है जी, चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मिल्क भूमि, स्यूरगाल भूमि या मदद ए मास भूमि किसको कहा जाता था। तो ये कहा जाता था भाई आपका लगान मुक्त भूमि को, जो धार्मिक व्यक्ति को प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है जी आपका 52वां, और आज का क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 2। इसको देखो भाई, मुगल काल में अधिकांश बाग बगीचे जो है वे किसके द्वारा लगवाई गई थी? तो सबसे ज्यादा बाग का शौक किस शासक को था, ये आपको इसमें बताना है। यानी कि बाग जो है, जैसे देखो भाई, वैसे बाग बगीचों का शौक की अगर मैं बात करूं तो बाग बगीचे और ढोल नगाड़ों का जो शौक था वो बाबर को भी था भाई। बाबर को बाग बगीचे लगाने और ढोल नगाड़ों का बहुत अधिक शौक था।
किसको? बाबर को, लेकिन बाबर ऑप्शन में नहीं है। तो कुल मिलाकर देखना कि मुगल काल में अधिकांश बगीचे किसके द्वारा लगवाए गए या बाग किसके द्वारा लगवाए गए। देखो भाई, सबसे ज्यादा बाग जो लगवाए गए उपरोक्त जो दिए गए हैं ऑप्शन में, बाबर, शाहजहां, हुमायूं और जहांगीर में, उन सब में सबसे ज्यादा लगाया किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने अनेक बाग लगवाए। जैसे आपने नाम सुना होगा एक आपका कश्मीर में शालीमार गार्डन, कश्मीर में नाम सुना होगा आपने, कश्मीर में है कौन सा भाई? शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन। इसके नाम से एक ट्रेन भी चलती है, शालीमार एक्सप्रेस, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक चलती है। तो शालीमार गार्डन इसको कहा जाता है, शालीमार गार्डन। ये आपका कहाँ पर भाई? ये आपका जम्मू कश्मीर में है शालीमार गार्डन, ठीक है। तो ये आपका जो है किसने लगवाया? ये लगवाया भाई किसने? शाहजहां, ओ सॉरी, जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। तो जहांगीर के द्वारा इस बाग को लगवाया गया था, जहांगीर के द्वारा इस बाग को लगवाया गया। इसके अलावा भी इसने जो है अनेक स्थानों पर जो है इसने क्या लगवाए? बाग लगवाए। तो कुल मिलाकर आपका आंसर इसमें जो सही होगा वो सही होगा आपका जहांगीर का, क्योंकि जहांगीर को चित्रकारी का बहुत शौक था और फूल पत्तियों व फूल पौधों का भी इसको बहुत शौक था। तो कुल मिलाकर इसी के द्वारा सबसे ज्यादा क्या हुआ कि बाग बगीचों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है भाई, ये जी, सन 1580 में अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? यानी कुल मिलाकर 1580 की बात कर रहा है। 1580 में अगर अकबर के साम्राज्य की मैं बात करूं तो उसमें केवल 12 सूबे हुआ करते थे। कितने सूबे? 12 सूबे। उस समय प्रांतों को या राज्यों को सूबा कहा जाता था और इसका जो प्रमुख होता था उसको सूबेदार बोलते थे, सूबेदार कहा जाता था। सूबे का जो प्रमुख था उसको सूबेदार कहा जाता था, ठीक है जी। सूबा कहा गया किसको? राज्य को, राज्य यानी कि प्रांत को, राज्य या प्रांत को। तो कुल मिलाकर आपका सबसे अधिक सूबों की अगर हम बात करें, सबसे अधिक अगर सूबों की बात करें तो 21, कुछ बुकों में 21 दिया गया है, कुछ में 22 दिया गया है, ठीक है जी। किसके समय थे? औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय मुगल वंश में, औरंगजेब के समय मुगल वंश में सूबों की जो संख्या थी वो हो चुकी थी 22 या 21 भाई, ठीक है। जबकि अकबर के समय थे आपके कितने? 12 सूबे। अकबर के समय 12 सूबे हुआ करते थे। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये 12 सूबे कौन कौन से थे, ठीक है जी, 12 सूबे कौन कौन से थे? तो कुल मिलाकर जो अकबर के सूबे जो है सूबों की संख्या थी उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो एक आपका आगरा हुआ करता था। क्या भाई? आगरा, ठीक है। चलिए मैं आपको जो है एक अलग से पेज ले लेता हूं, इसमें लिख रहा हूं कौन कौन से ये सूबे होते थे। तो नंबर 1 पर लिख सकते हो आप कौन सा? आगरा। एक तो आगरा सूबा था, ठीक है भाई। दूसरा कौन सा था जी? आगरा सूबे के अलावा अगर और बात करें तो एक दिल्ली सूबा हुआ करता था, एक दिल्ली था। दिल्ली के अलावा अगर बात करें एक आपका कौन सा था भाई? इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसको वर्तमान में प्रयागराज ने नाम दे दिया गया है, एक ये सूबा था। इसके अलावा बात करें तो अवध, जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तो अवध का क्षेत्र था, एक ये सूबा था। इसके अलावा अगर और बात करोगे और सूबे की तो एक अजमेर आ जाएगा, एक अजमेर नाम का सूबा था, ये भी आपका अकबर के समय ही था। इसके अलावा अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद आप जानते होंगे कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। एक ये सूबा हुआ करता था। इसके अलावा बिहार भी अलग से एक सूबा था, बिहार। इसके अलावा अगर बात करोगे बिहार के अलावा तो बंगाल था, बंगाल। बंगाल के अलावा अगर बात करोगे तो फिर काबुल आ जाएगा भाई, काबुल अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, काबुल। के अलावा पाकिस्तान में लाहौर, ये भी एक अलग से सूबा हुआ करता था, ये भी एक सूबा हुआ करता था भाई, ठीक है। इसके अलावा लाहौर के अलावा अगर बात करेंगे तो और कौन सा आ जाएगा? मालवा, मालवा एमपी का क्षेत्र, तो मालवा भी एक सूबा हुआ करता था, मालवा भी एक सूबा हुआ करता था। मालवा के अलावा और देखोगे आप तो कौन सा आ जाएगा भाई? मुल्तान, मुल्तान का क्षेत्र आ जाएगा, मुल्तान का क्षेत्र आ जाएगा। कितने हो गए देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कुल मिलाकर 12 सूबे हुआ करते थे। कब? 1500 आपकी बात कर रहे हैं कब की? तो 1580 की। लेकिन बाद में क्या हुआ? 3 सूबों को और शामिल किया गया। कौन कौन से? एक मिलाया था इसने आपका खानदेश, खानदेश, खानदेश मिलाया एक, ठीक है जी। खानदेश के अलावा अगर बात करें, खानदेश के अलावा अगर बात करें बरार, बरार इसको भी शामिल किया गया।
ये आपका बहमनी साम्राज्य के हुआ करते थे भाई। और एक सूबा मिलाया फिर सबसे बाद में इनके द्वारा अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदाबाद नहीं, अहमदनगर, ये आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में था भाई। तो ये 3 सूबे बाद में शामिल किए गए। तो कुल मिलाकर 15 सूबे थे अकबर के समय, सबसे बाद में। लेकिन तो शुरुआत में आपके पूछा गया भाई 1580 में, तो 1580 में इसके सूबों की संख्या कितनी थी? इसके सूबों की संख्या थी भाई 12। ठीक है, चलिए, तो 12 सूबे थे। ठीक है जी, बाद में जिनकी संख्या 15 हो गई थी। तो कुल मिलाकर सही आंसर होगा आपका इसका ए। औरंगजेब के समय 21 या 22 सूबे हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दानदेश को खानदेश के नाम किसने दिया? भाई जिसको पहले दानदेश कहा जाता था, तो इसे खानदेश नाम दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा ही इसका नाम खानदेश रखा गया। ये कहां पर है भाई? ये मिलेगा आपको, खानदेश जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी की अगर बात करें, तापी या ताप्ती नदी, ये वैसे तो आपकी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश से निकलकर ये महाराष्ट्र में जाती है, और महाराष्ट्र में जब ये जाती है तो वहीं पर है आपका कौन सा? खानदेश या दानदेश है। ठीक है जी। इसके अलावा खानदेश की अगर हम बात करें और, तो खानदेश जो है आपका 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में इस क्षेत्र को अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य में शामिल किया गया था। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है जी। तो आंसर हो जाएगा भाई इसका बी। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है, निम्न में से किस शासक ने सिजदा व पायबोस की प्रथा को अंतिम रूप से दरबार में बंद करवा दिया? यानी कि सिजदा, जिसका सिजदा का मतलब होता है, देखो, एक शासक था आपका बलबन, एक शासक आए थे आपके बलबन। बलबन ने इस प्रथा को शुरुआत की, बलबन ने इस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने घुटने टेक कर बैठना, घुटने टेक कर बैठना। और पायबोस का मतलब था सुल्तान के पैर चूमना। पाबोस का मतलब था कि सुल्तान के पैर चूमना। बलबन जो था, बलबन ने एक नियम बनाया, यदि किसी भी व्यक्ति को सुल्तान से बात करनी है या मुझसे बात करनी है, तो उसे पहले मेरे सामने घुटनों के बल बैठना होगा, सर झुकाकर, उसके बाद फिर मेरे पैर चूमने होंगे, जब जाकर मैं उससे बात करूंगा। तो इसी को कहा गया सिजदा व पायबोस की प्रथा। और इस प्रथा को जो बंद किया था पूरी तरह से, ठीक है जी, अपने दरबार में, वो किया था भाई किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो शाहजहां ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। कुल मिलाकर ये प्रथा बलबन के काल में शुरू हुई और अंत हुआ इसका कब? शाहजहां के काल में, मुगल वंश में जाकर। तो बहुत लंबे समय तक ये प्रथा चली, सुल्तान के सामने या बादशाह के सामने सिजदा व पायबोस करना पड़ता था। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले को, ठीक है, अगर आपसे कभी सन भी पूछ ले भाई कब इसने बंद की थी, तो 1636 ईस्वी में, 1636 ईस्वी में, ठीक है, शाहजहां के द्वारा इस प्रथा को बंद किया गया था, बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपका 56, और आज का है छठा क्वेश्चन। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो किस मुगल शासक के काल में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई गई? आप सभी जानते होंगे कि इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने दिल्ली में, औरंगजेब ने दिल्ली में तेग बहादुर की हत्या करवा दी। और वहीं पर आज वर्तमान में शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। शीशगंज गुरुद्वारा वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपका दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के चांदनी चौक वाले क्षेत्र में आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन सा है, 57, यानी कि कुल मिलाकर आज का क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका रहेगा। ठीक है भाई, चलो इसको देख लो जी, तो कौन सा इसका आंसर सही होगा। फरीद निम्न में से किस मध्यकालीन शासक का वास्तविक नाम था? बताओ भाई, फरीद किसको कहा जाता था? आप सभी जानते ही होंगे कि फरीद जो था बचपन में शेर शाह सूरी का नाम हुआ करता था। शेर शाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो फरीद था। ठीक है जी। इसके पिता की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम हसन खां था। पिता की बात करें तो हसन खां इनके पिता का नाम था। क्या था भाई? हसन खां। ठीक है जी, हसन खां इनके पिता का नाम था। और अगर बात करें, बिहार में एक क्षेत्र पड़ता है सासाराम, बिहार में एक क्षेत्र पड़ेगा आपका सासाराम, और सासाराम के ही सूबेदार हुआ करते थे कौन? हसन खां। ये जमींदार हुआ करते थे हसन खां के। और अगर बात करें फरीद की, तो फरीद जो था, ये हसन खां की 8वीं संतान थी, 8वां पुत्र था। कुल मिलाकर इसके 7 पुत्र और भी थे। ठीक है, 7 पुत्र और भी थे। और इनके जन्म की अगर बात करें तो 1472 ईस्वी में, 1472 ईस्वी में, 1472 ईस्वी में वजवाड़ा नामक एक स्थान था पंजाब में, वजवाड़ा, वजवाड़ा नामक स्थान पड़ता है आपका कहां पर? पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में। तो वहां पर इनका जन्म हुआ था, वहीं पर इनका जन्म हुआ।
बात करें उसके बाद, ठीक है, क्या हुआ, फरीद जो है बाद में चले गए कहाँ पर, जौनपुर में। बाद में ये आपके जौनपुर चले गए और जौनपुर में ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि जौनपुर उस समय जो है शिक्षा का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा फिर ये जो है बाबर की सेना में भी रहा कुछ समय तक। इसके अलावा आपका लोधी वंश के राजाओं के दरबार में, लोधियों की जो है सेना में भी शामिल रहा। और बाद में आकर इसने क्या करा, जब बाबर के बाद हुमायूं शासक बना, जब बाबर के बाद हुमायूं शासक बना, तो इसने हुमायूं को पराजित करके, हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद आपका कन्नौज के युद्ध में पराजित करके दिल्ली से बाहर कर दिया, या भारत से बाहर भगा दिया, और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश को समाप्त करके सूरी वंश की स्थापना शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी, शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। तो शेर शाह सूरी का ही वास्तविक नाम था क्या, फरीद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, और आज का यह 8वां क्वेश्चन रहेगा। इसको देखते हैं जी, इसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर से संबंधित नहीं है। देखो भाई, चंदेरी का युद्ध बाबर के साथ हुआ, घाघरा का युद्ध बाबर के साथ हुआ, खानवा का युद्ध बाबर के साथ हुआ। अब किस किस के साथ ये हुआ और कब हुआ था, है जी। देखो, बाबर ने क्या करा भारत में, अगर प्रमुख युद्धों की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध ये आपका बाबर के साथ हुआ। कब भाई, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ, याद रखना है, इब्राहिम लोदी, बहुत बार एग्जाम में आता है आपका, ठीक है जी। पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसके अलावा बात करें घाघरा के युद्ध की, घाघरा का युद्ध, घाघरा का जो युद्ध लड़ा गया था, ये आपका घाघरा के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये आपका लड़ा गया था भाई आपका 1539 ईस्वी में, घाघरा नदी के किनारे, सॉरी 1529 ईस्वी में। ये लड़ा गया था किसके, ठीक है, एक वे जो है लोदी के नाम से थे, उनका नाम लोदी ही था। और अगर उसके नाम की अगर मैं बात करूं, कौन था भाई, इब्राहिम लोदी तो नहीं था, इब्राहिम लोदी का चाचा था, क्या नाम था उसका, नहीं, बहलोल लोदी, लोदी था कोई, ठीक है। तो उसके साथ हुआ था ये ठीक, उसके साथ लोदियों के साथ हुआ था, कुल मिलाकर लोदियों के साथ ही ये युद्ध लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध की अगर मैं बात करूं 1526 में, तो उसके बाद एक युद्ध लड़ा गया था जिसे बोला जाता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, ये राणा सांगा के साथ, खानवा का युद्ध जो लड़ा गया राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। कब भाई, 1527 ईस्वी में, यानी कि पानीपत के डायरेक्ट बाद बिल्कुल आपका ये युद्ध लड़ा गया था, जिसे राणा सांगा के साथ लड़ा गया, राणा सांगा। तो राणा सांगा के साथ में ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है जी। इसके अलावा बात करें कौन सा रहेगा, खानवा हो गया, घाघरा हो गया, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का जो युद्ध था, ये चंदेरी का युद्ध, एक मिनट, पेन में क्या दिक्कत हो रही है भैया आज। चंदेरी का जो युद्ध था, और कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था आपका 1528 में, 1528 में, 1528 में, ठीक है जी। मेदनी राय थे यहाँ के शासक, मेदनी राय। तो मेदनी राय के साथ ये लड़ा था, कौन सा, चंदेरी का युद्ध। रही बात बिलग्राम की, बिलग्राम का जो युद्ध लड़ा गया, ये लड़ा गया था किसके साथ भाई, ये लड़ा गया था आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया, शेर शाह सूरी व हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, ये हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। तो कुल मिलाकर आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि आपका, ठीक है जी, बाबर के द्वारा जो है बिलग्राम का युद्ध नहीं लड़ा गया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्न में से किस स्थान पर औरंगजेब ने नस्वर शरीर का दफन हुआ। ओहो, औरंगजेब के नस्वर शरीर, यानी कि औरंगजेब को मरने के बाद कहां पर दफनाया गया, आप सभी जानते होंगे। एक स्थान पड़ता है आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जिसको कहा जाता है खुलदाबाद, ठीक है, जिसको खुलदाबाद कहा जाता है। और यहीं पर औरंगजेब को दफनाया गया था, कहां पर भाई, खुलदाबाद में। खुलदाबाद जो स्थान है ये आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है। और महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में है भाई, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के भी औरंगाबाद में है जी। आप सोच रहे होंगे कि इसका सही आंसर जो है औरंगाबाद होगा, क्योंकि औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। बात सही है आपकी कि औरंगाबाद में, लेकिन ये पूछ रहा कि इसमें जो ना औरंगाबाद के भी कहां पर है, तो औरंगाबाद में भी एक स्थान पड़ता है खुलदाबाद, खुलदाबाग, खुलदाबाग में औरंगजेब को दफनाया गया है, यहीं पर इसका मकबरा स्थित है, या इसकी कब्र स्थित है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, इसका देहांत कब हुआ था भाई, तो औरंगजेब का जो देहांत हुआ आप सभी जानते ही होंगे 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में औरंगजेब का देहांत हो गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है भाई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 60, और आज का ये 10वां क्वेश्चन रहेगा।
निम्न में से किसे शाहजहां ने सितंबर 1657 में अपनी बीमारी के कारण औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी या अधिकार उत्तराधिकार के युद्ध को टालने हेतु मनोनीत किया था? आप सभी जानते हैं कि दारा सिकोह जो है आगरा में था उस समय, और यही इसका सबसे बड़ा पुत्र था और इसी से इसको सबसे अधिक लगाव था। तो जिस कारण जो है शाहजहां ने आपका दारा सिकोह को अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिस कारण फिर क्या हुआ, शाह शुजा जो थे, इसके अलावा जो मुराद थे, और आपके कौन थे भाई, औरंगजेब, ये तीनों के तीनों नाराज हो गए और इन्होंने जो है आक्रमण किया किस पर, आगरा पर। देखिए शाह शुजा अगर बात करें उत्तराधिकार की जिस समय घोषणा की गई, तो शाह शुजा उस समय आपके कहाँ के थे भाई, कलकत्ता, इनको कलकत्ता या सॉरी बंगाल कह सकते हैं, ठीक है, बंगाल, इनको बंगाल का जो है सूबेदार बनाया गया था, बंगाल का सूबेदार बनाया, ये बंगाल में थे उस समय, ये बंगाल में थे। मुराद की बात करें गुजरात में हुआ करता था, ये गुजरात का सूबेदार था। और औरंगजेब की बात करें तो ये दक्कन यानी कि दक्षिण भारत महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। और अब आपके दारा सिकोह की बात करें तो ये आगरा में था, ये आगरा में था, ये आगरा में था, ठीक है। चलिए जी, तो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 और आज का 11वां क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। इसका देखते हैं क्या सही आंसर इसका होगा। चलिए जी, निम्न में से शाहजहां के किस पुत्र का विवाह औरंगजेब की पुत्री या पुत्रियों से हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताओ अच्छा कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए औरंगजेब का एक पौत्र था जिसका नाम था सिकोह दारा सिकोह, सिपीर सिकोह दारा सिकोह, एक तो इसका पुत्र था, ठीक है। इसका औरंगजेब की पुत्रियों के साथ विवाह हुआ। इसके अलावा दूसरा था आपका इजीद बख्श मुराद का पुत्र, ठीक है, इदी जो है इजीर, ठीक है, इजीद बख्श, एक तो ये इजीद बख्श था, ये था मुराद का पुत्र, ठीक है, मुराद का पुत्र। तो इसका भी औरंगजेब की लड़की के साथ शादी हुई। इसके अलावा सिपीर सिकोह था जो ये दारा सिकोह का पुत्र था, तो इसका भी विवाह जो है औरंगजेब की पुत्री के साथ हुआ। क्योंकि देखिए मुस्लिमों में जो है अपने भाई की यानी चाचा की लड़की के साथ में शादी कर सकते हैं, और ये दोनों के दोनों जो है आपके क्या थे, ये औरंगजेब के भाई थे। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन इसमें सही होंगे, ए और सी, सॉरी ए और बी दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे भाई, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 62 और आज का 12वां क्वेश्चन रहेगा भाई, आज का 12वां क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखो जी क्या है, निम्न में से किस युद्ध में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग दो पक्षों में एक द्वारा हुआ? दो पक्षों में एक द्वारा तोप का जो प्रयोग किया गया पहली बार, आप सभी जानते हैं कि पानीपत के युद्ध में पहली बार भारत में तोप का प्रयोग किया गया था 1526 ईस्वी में, है जी। और इस समय बाबर बाबर के विरुद्ध कौन थे? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी थे। तो बाबर के विरुद्ध थे भाई इब्राहिम लोदी। तो इस युद्ध में आपका क्या गया था, क्या तोप का प्रयोग। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा बात करें खानवा के युद्ध की, ये मैंने आपको बताया है, खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसके अलावा पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ, ये अकबर अकबर और एक शासक थे आपके कौन, जिनका नाम था भाई आपका हेमचंद्र, हेमू के बीच, हेमू की सेना के बीच में हुआ। और चंदावर का जो युद्ध था, चंदावर का युद्ध 1193 ईस्वी, वैसे इसका सन आपका 1194 है, इसने गलत दिया है। तो 1194 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था आपका किसका, मोहम्मद गोरी और एक तरफ थे कौन भाई, एक तरफ थे आपके जयचंद जयचंद के बीच में हुआ था। तो इस तरह से ये युद्ध हुए थे। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 63। इसको देखो जी, निम्न में से कौन सत्तारूढ़ होने पर सम्राट औरंगजेब कहलाया? बताओ औरंगजेब किसको कहा, यानी कि कुल मिलाकर पूछ रहा है कि औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था। औरंगजेब का वास्तविक नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद, मुहिउद्दीन मोहम्मद जो है औरंगजेब का वास्तविक नाम था। बात करें इनके जन्म की, तो जन्म हुआ था इनका कब भाई, 1618 ईस्वी में, 1618 ईस्वी में दोहद नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पिता के नाम की बात करें तो शाहजहां, शाहजहां जिन्हें खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है, वे इनके पिता थे, ठीक है जी। चलिए भाई
माता की बात करें तो मुमताज महल इनकी माता का नाम था। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये आपका जो है शाहजहां की छठी पुत्र थी, 6वें नंबर की संतान थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर 6वीं संतान थी, 6वीं संतान थे कौन भाई, औरंगजेब, ठीक है। 6वीं संतान, छठे नंबर का ये पुत्र था इनका। चलिए जी, कुल 14 संतान थी मुमताज महल के। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें देखिएगा भाई, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में से कौन प्रबल विरोधी था या थे जिन्होंने बैरम खां के पतन का मार्ग प्रशस्त किया? बताओ, बैरम खां के पतन का मार्ग किसने प्रशस्त किया? बैरम खां के खिलाफ कौन था? तो कुल मिलाकर बैरम खां के खिलाफ अकबर की धाई माँ जो महामानगा थी, ये भी आपकी बैरम खां के खिलाफ थी। इसके अलावा आदम खां जो था, ये भी बैरम खां के खिलाफ था। और जीजी अनगा व उनका पति शमसुद्दीन अतग खां, ये भी बैरम खां के खिलाफ थे। कुल मिलाकर सारे के सारों ने साजिश रची बैरम खां के खिलाफ अकबर को भड़काने में, अकबर को भड़काने में, क्योंकि अकबर का संरक्षक यही हुआ करता था, कौन? बैरम खां। इसी को खान ए खाना की उपाधि भी प्रदान की गई थी। कुल मिलाकर बैरम खां जो थे ये एक शिया मुस्लिम थे, शिया मुस्लिम थे, ठीक है। और अभी ये सारे के सारे क्या थे, ये सुन्नी मुस्लिम थे। तो कुल मिलाकर डी ऑप्शन इसका आपका भाई सही हो जाएगा, डी आंसर इसमें सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, वो आ चुका है जी आपका 65वां क्वेश्चन। औरंगजेब ने किसके खिलाफ धन के वित्त पोषण के लिए बंगाल में राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया? बताओ भाई, किसके खिलाफ, यानी किन लोगों को हराने के लिए, किन लोगों को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने क्या करा? बंगाल में राजस्व प्रशासन को मजबूत किया, मजबूत किया था। देखो, मराठों ने औरंगजेब को सबसे ज्यादा जो है परेशान किया। तो मराठों को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने क्या करा? औरंगजेब ने क्या करा, बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में राजस्व व्यवस्था को बहुत मजबूत किया और वहां से पैसा एकत्रित किया ताकि मराठों को पराजित किया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, अंत तक भी मराठों को औरंगजेब पराजित नहीं कर पाया। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66 है जी, और आज का ये 16वां क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, इसका क्या आंसर होगा। एक पदानुक्रमित पैटर्न में अधिकार और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर ने किस विचारधारा का पालन किया? बताओ भाई, अकबर ने जो है सॉरी सॉरी हाँ जी, एक अधीनता, पदानुक्रमित पैटर्न के अधिकार को और अधीनता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अकबर के द्वारा जो किया गया, कौन सा कार्य किया गया था या कौन सी विचारधारा का पालन किया गया? भाई, अकबर ने जो है आपका इंपीरियल आइडियोलॉजी, इंपीरियल आइडियोलॉजी को आपको क्या किया, इसने क्या करा, इस सिद्धांत को, इस विचारधारा को बढ़ावा दिया था, इसका पालन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासनकाल की, अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गजेटियर का नाम क्या था? एक मिनट भाई, एक मिनट, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गजेटियर क्या था, ये आपको इसमें देखना है, ठीक है। चलिए, बार बार आगे जा रहा है, एक मिनट, इसको रोकने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं भाई इसको, ये लो जी, अब नहीं जाएगा भाई। अरे बताओ भाई, क्या आंसर इसका होगा? है जी, उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आंसर दे भी दिया होगा। देखिए, अकबर के शासनकाल की आधिकारिक नियमावली और गजेटियर का जो नाम था वो था आईने अकबरी, उसको आईने अकबरी कहा जाता था। आईने अकबरी जो है एक तरह का एक जो है नियम कानून या जो है प्रशासन को चलाने के लिए एक धार्मिक पुस्तक हुआ करती थी, इसी को कहा गया क्या, आईने अकबरी। ठीक है भाई, चलिए जी, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कौन सा है भाई। हो गया रहा, एक मिनट, थोड़ा सा जो है औरंगजेब की मृत्यु के बारे में पूछ रहा भाई, कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आप सभी जानते होंगे 1707 ईस्वी में औरंगजेब का देहांत हुआ था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का देहांत हुआ, ठीक है जी। और इसने अपना सबसे अधिक समय अगर बात करें तो मराठों को पराजित करने में, मराठों को पराजित करने में दक्कन के क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में इसने लगभग, ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में लगभग अपने जीवन काल के 25 साल इसने दक्षिण भारत में गुजारे मराठों को पराजित करने के लिए, मराठों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। लेकिन फिर भी मराठों पर यह नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो क्वेश्चन आ चुका है कौन सा भाई, देखो जी। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम जो औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठा 1707 ईस्वी में, है जी, इसका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम के नाम से इसको जाना जाता था, है जी। 1707 ईस्वी में ये अपने भाइयों की हत्या करके, अपने भाइयों को पराजित करके
उन सबको हराकर जब जाकर ये गद्दी पर बैठा, ठीक है जी, कामबख्श को मारा, आजम को मारा, तब जाकर जो है मुअज्जम गद्दी पर बैठा था। चलिए जी, बूढ़ा बादशाह इसी को कहते हैं भाई, बूढ़ा बादशाह इसी को कहा जाता है, बूढ़ा बादशाह के नाम से इसी को जाना जाता है, क्योंकि ये 65 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। इसके अलावा इसी को साहे बेखबर, साहे बेखबर भी इसी को कहते हैं। साहे बेखबर क्यों कहते हैं भाई, एक मिनट, साहे बेखबर इसलिए कहते हैं, बेखबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई साहब की याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी थी, सुबह किसी ने कुछ कहा शाम तक भूल जाता था, तो इसी को कहा गया क्या, इसी को ये ना, इसको कहा जाता था मुअज्जम या साहे बेखबर या बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 20, और भाई वैसे देखा जाए सीरीज में 70वां क्वेश्चन रहेगा, मुगल वंश का। निम्नलिखित में से रायसिंह ने कटोली के युद्ध में किसे पराजित किया? रायसिंह जो थे, रायसिंह ने कटोली के युद्ध में किसे पराजित किया? रायसिंह की अगर मैं बात करूं तो भाई बीकानेर के शासक हुआ करते थे। कहाँ के? बीकानेर। एक मिनट गलत लिख दे भाई, ऐसे लिखा जाएगा बीकानेर, ठीक है, बीकानेर जो राजस्थान का एक जिला है, बीकानेर का शासक था, बीकानेर का ये शासक हुआ करता था। और इसने अगर मैं बात करूं तो 1574 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में, 1574 ईस्वी सॉरी 1573 ईस्वी में भाई, ठीक है, 1573 ईस्वी में इसने पराजित किया किसको? इसने पराजित किया था भाई किसको? इब्राहिम मिर्जा को, इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया, जो गुजरात का शासक हुआ करता था। कहाँ का? गुजरात का शासक हुआ करता था, जो गुजरात का शासक हुआ करता था, तो इसको पराजित किया था इसने, गुजरात के शासक को इसने पराजित किया था। चलिए जी आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला जो क्वेश्चन आएगा आपका वो रहेगा भाई चंद्रसेन से संबंधित है जी। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई? चंद्रसेन जो थे ये जोधपुर के शासक हुआ करते थे। तो अकबर ने क्या करा? हुसैन कुली खां, अकबर ने, अकबर ने हुसैन कुली खां को, हुसैन कुली खां को, हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां को जोधपुर भेजा, ताकि जो है चंद्रसेन को पराजित करके अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके। ठीक है जी, अधीनता स्वीकार करके मजबूर किया जा सके। तो अकबर ने क्या करा? जोधपुर दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया था इसको भेज कर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जोधपुर दुर्ग पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है, चंद्रसेन के विरुद्ध भाई। तो इसका आंसर सही आ जाएगा कौन सा? बी, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है जी, और आज का ये 22वां क्वेश्चन है भाई। चलिए जी 25 क्वेश्चनों की सीरीज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया? यानी कि कुल मिलाकर जोधपुर जो है, जोधपुर को जब छीन लिया गया इससे, तो उसके बाद सिवाना के क्षेत्र में, सिवाना का जो क्षेत्र पड़ता है, सिवाना के क्षेत्र में इन्होंने अपना ठिया जमाया और वहीं से मुगलों के साथ लड़ता रहा, वहीं से मुगलों के साथ लड़ता रहा, ठीक है जी, सिवाना के क्षेत्र से, ठीक है, इन्होंने अपना क्या करा? अपने आप को जो है अपना शासक बनाकर वहां कर सिवाना का, और ये मुगलों के खिलाफ, मुगल सेना जो थी, मुगल सेना जो थी अकबर की, उनके खिलाफ युद्ध जारी इसने रखा। चलिए जी अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, हुमायूं की मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन अकबर को मार्गदर्शन और परामर्श देता था? मैंने आप सभी को बताया कि बैरम खां जो था ये अकबर का अंगरक्षक था, या अंगरक्षक का जो ना ये अकबर का संरक्षक बना, क्योंकि हुमायूं के देहांत के बाद बैरम खां ने ही, बैरम खां ने ही आपका अकबर को, अकबर को एक शक्तिशाली शासक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? इन दोनों में विवाद हो गया और आपस में युद्ध हुआ और बैरम खां को हज की यात्रा जाने का आदेश दिया गया और गुजरात के क्षेत्र में इनका, इसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में क्या हुआ? अकबर ने इसकी जो पत्नी थी बैरम खां की, उसके साथ में शादी कर ली और उसके बच्चे को भी जो है अपना पुत्र नाम दिया। नाम आप जानते होंगे, खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना जो था, अब्दुल रहीम खान ए खाना अकबर का नवरत्न, वो बैरम खां का ही वास्तविक पुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने कृषि, किस मुगल सम्राट ने कृषि की स्थापना की जिससे साम्राज्यों की सामूहिक संपत्ति में काफी वृद्धि हुई? बताओ कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसने कृषि की स्थापना की? कृषि की स्थापना किस मुगल सम्राट के द्वारा की गई थी, जो है जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद क्या हुआ कि साम्राज्यों की सामूहिक संपत्ति में काफी वृद्धि हो गई? तो ऐसा करने वाला भाई अकबर था, अकबर ने ये कार्य किया था, अकबर के द्वारा ये कार्य किया गया था। आपने नाम सुना होगा टोडरमल,
ठीक है, उसके द्वारा भी जो है भू राजस्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। तो भू राजस्व संबंधी सुधार करने के लिए ही अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो डी आपका आंसर इसमें से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका। आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भाई आपने कितने आंसर इसमें सही किए हैं, कितने आंसर आप लोगों के सही आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है काफी दिन से इसमें एक्टिव नहीं है भाई, ठीक है, और क्वेश्चनों के आंसर भी बहुत कम बच्चे दे रहे हैं। तो इनमें से किस मुगल सम्राट ने तीर्थकर को पुनर्जीवित किया था, यानी कि दोबारा से। देखो अकबर ने क्या करा, अकबर ने तीर्थकर को समाप्त कर दिया था। अकबर के द्वारा है जी तीर्थकर को समाप्त कर दिया गया था, परंतु बाद में फिर क्या हुआ, बाद में इसको शुरू कर दिया गया किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर को फिर से लागू किया, कब भाई, 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में इसको फिर से लागू कर दिया गया, जबकि अकबर के द्वारा इसे बंद किया गया था। तो कई ऐसे कार्य किए गए औरंगजेब के द्वारा जो हिंदुओं के विरुद्ध थे, इसीलिए इसको हिंदू विरोधी शासक कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आज की जो क्लास रहेगी हमारी, उसको यहीं पे समाप्त करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि जो है हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर भी इसी के द्वारा लगाया गया। अगर और मैं कर की बात करूं, इसने और करों की अगर बात करें तो इसने क्या करा, अपने दरबार में संगीत गायन पर भी रोक लगाई थी, संगीत गायन पर रोक लगा दी, संगीत गायन पर भी इसने रोक लगा दी, लेकिन खुद वीणा बजाया करता था, तो संगीत गायन पर रोक लगा दी। इसके अलावा सभी चित्रकारों को छुट्टी पर भेज दिया था औरंगजेब ने, चित्रकारों की छुट्टी कर दी सबकी। इसके अलावा और अगर बात करें तो हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश दिया, कब इसने भाई, 1669 ईस्वी में। 1669 ईस्वी में इसने क्या करा, हिंदू मंदिरों को, जो हिंदू मंदिर निर्माणाधीन थे, हिंदू मंदिर जो निर्माणाधीन थे उनको गिराने का आदेश दिया गया। लेकिन उनमें से 3 मंदिर ऐसे थे जो पहले से बने हुए थे, जैसे कहा जाए आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर थे, काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत प्राचीन था, काशी विश्वनाथ मंदिर, इसको भी नष्ट करवाया गया, काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करवाया गया। इसके अलावा एक आपका, ये तो वाराणसी में है, आप सभी जानते हैं, काशी में। एक दूसरा आपका सोमनाथ मंदिर, आप सभी जानते हैं, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर को नष्ट करवाया गया। इसके अलावा एक मंदिर केशवराय मंदिर था भाई, केशवराय मंदिर के बारे में आप बहुत कम लोग जानते होंगे। केशवराय मंदिर आपका मथुरा में है, तो केशवराय मंदिर को भी नष्ट कर, ये 3 प्रमुख मंदिर थे उस समय के, जिनको नष्ट करवाया किसने, औरंगजेब ने, और बाद में फिर इनको अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ठीक है जी, चलिए भाई, तो ये थे आपकी भाई आज की क्लास, आज के 25 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसी लगी क्लास, इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं। और भाई जितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इसके बारे में भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और भाई इन क्वेश्चनों के आंसर भी फटाफट आप लोग जो है दिया करो, ठीक है। चलिए जी, तो यहीं पे करूंगा आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।